हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और जिसमें हम लोग आज की क्लास में मानव विकास किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। मानव विकास की अवधारणा कहाँ से आई, किसने लाई, मानव विकास से संबंधित क्या रिपोर्ट जारी की जाती है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और इस रिपोर्ट को जारी करने के क्या क्या आधार होते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन आज की क्लास में किया जाएगा। तो चलिए आइए देखा जाए कि मानव विकास किसे कहते हैं। आइए देखिए, जैसे देखिए मानव विकास की जो अवधारणा थी या कॉन्सेप्ट थी वो देखिए आर्थिक विकास से ही संबंधित है। जब कोई देश आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है तब वहां पर मानव के विकास की बात की जाती है। यदि देश आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा, उसके पास आर्थिक रूप से विपन्नता रहेगी, पैसे की कमी रहेगी, धन की कमी रहेगी, तो वहां मानव विकास की बात नहीं की जाती है। तो मानव विकास की बात वही देश करेगा जो आर्थिक रूप से सक्षम होगा। चलिए तो देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी। देखिए मानव विकास की बात जो है आर्थिक विकास से ही रिलेटेड है और इससे संबंधित जो बात है या जो पहलू है वो शुरू किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, जिसको देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएनडीपी है क्या। देखिए यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है जो सकारात्मक परिवर्तनों पर बल देते हुए विभिन्न देशों को ज्ञान, अनुभव तथा संसाधनों के सेतु उपलब्ध कराता है। देखिए एक वैश्विक संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का है संगठन। ये दुनिया के ऐसे देश जहां पर ज्ञान, अनुभव, संसाधन की कमी पाई जाती है वो उनके लिए एक ब्रिज के माध्यम से सेतु के रूप में कार्य करता है और उनको ये सारी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए जीवन को बेहतर बनाने में लोगों की सहायता होती है और खास करके ये उन देशों के लिए ज्यादा प्रयास करता है, ज्यादा कार्य करता है जो देश विकासशील हैं और जो देश विकास के मार्ग में अभी पिछड़े हुए। ठीक है, तो ये उनके लिए ज्यादातर कार्य करता है। देखिए इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, वर्तमान में देखिए इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है वो अचीव स्टेनर है और इन्होंने जो है यह पद हेलन क्लार्क नामक महिला के रिटायर होने के बाद ग्रहण किया है और इस पद पर जो सबसे महिला के रूप में इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि यूएनडीपी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो कहा जाएगा आपको कि हेलन क्लार्क। ठीक है, हेलन क्लार्क जो है इस संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस संस्थान का देखिए आदर्श वाक्य जो है ऊपर की ओर बढ़ना है। यानी यह संस्थान कहता है कि देश के लोगों को हमेशा आगे की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाना। तो जिसके लिए उनको वो ज्ञान प्रदान करता है, अनुभव प्रदान करता है, संसाधन प्रदान करता है जिससे निरंतर देश के नागरिकों का विकास और आगे जाए। यह देखिए लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। देखिए यह 170 देशों से रिलेटेड काम करता है और उनके विभिन्न क्षेत्रों में भी यह कार्य करता है। यूएनडीपी द्वारा देखिए वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, और यह मानव विकास रिपोर्ट जो है किससे रिलेटेड है, मानव विकास से। गत वर्षों में इसके मानक में विस्तार के साथ साथ इसे और परिष्कृत बनाया गया। कुछ वर्षों में जो मानव विकास के आधार थे, जो कारक थे, उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, इसको और भी विस्तृत बनाया गया कि किन किन आधारों पे मानव विकास को जाना जाएगा, मापा जाएगा। ठीक, देखिए यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट जारी किए जाने की 20वीं
वर्षगांठ के अवसर पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको शॉर्टकट में एमपीआई भी कहा जाता है, इसको शुरू किया था। यानी 20 वर्ष के बाद 1990 में इसकी रिपोर्ट जारी होनी शुरू हुई, तो 20 साल के बाद क्या हो जाएगा 2010। यानी 2010 से इसने मानव विकास सूचकांक में एक चीज को और शामिल किया, जिसको कहा जाता है बहुनिर्धनता सूचकांक। ठीक, अब देखिए इस पद्धति में बहुनिर्धनता सूचकांक में देखिए यूएनडीपी के द्वारा 3 मानकों यानी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर के अंतर्गत 10 संकेतकों को शामिल किया गया। एमपीआई को पहली बार वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है। देखिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट में एमपीआई यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को कब शामिल किया गया, तो 2010। इसमें देखिए किन किन चीजों पर यह आधारित है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर के अंतर्गत 10 संकेतकों पर यह आधारित है। वर्ष 2010 में साक्षरता और आय के संकेतकों को नया रूप दिया गया। देखिए जो साक्षरता और आय के इंडिकेटर संकेतक उनको नया रूप दिया गया, और उसमें देखिए एक और चीज जोड़ दी गई, सकल नामांकन दर एवं वयस्क साक्षरता दर। इसका मतलब कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी किसी देश में सकल साक्षरता दर यानी वहां के लोग किस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, और वयस्क जो हैं वो कितने प्रतिशत साक्षर हैं, यानी किसी देश में जो एजेड लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, वो कितने साक्षर हैं। देखिए इसमें फिर किया गया क्या कि स्कूल की अवधि के अनुमानित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एवं स्कूल अवधि के औसत वर्ष यानी मीन ईयर ऑफ स्कूल। इसका मतलब कि वहां के बच्चे कितने वर्ष तक पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ाई के दौरान कितना समय स्कूल में बिताते हैं, यह भी इसमें शामिल किया गया। इसको देखिए प्रतिस्थापित किया गया है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का स्थान सकल राष्ट्रीय आय ने लिया। अब देखिए इसने अपनी गणना में जीडीपी के स्थान पर जीएनपी को शामिल किया है। यानी जीएनपी देखिए क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बस शॉर्टकट में होता है कि जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग एक वर्ष में जितना होता है वही उसी देश की जीडीपी कहलाती है। और जीएनपी का मतलब क्या होता है, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये देखिए क्या होता है कि किसी देश के निवासियों के द्वारा विश्व में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीएनपी कहा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ है। तो इसमें उसने जीडीपी को हटा दिया और जीएनपी यानी जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम को शामिल कर दिया, जिसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय आय प्रवाहों को भी शामिल किया जाता। यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से यानी विदेशों से भी भारत को किस प्रकार से इनकम होती है, जो भारतीय विदेश में रहते हैं, जो भारतीय कंपनियां विदेश में रहती हैं, तो उनके द्वारा जो अर्निंग होती है, जो इनकम जनरेट होता है, वो देश में कितना आता है। तो इन सब को भी शामिल करके तब जाके रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब देखिए मानव विकास कहते किसे, मैंने इतनी बार मानव विकास की बात की। तो देखिए मानव विकास को आप लोग कई विषयों में पढ़ते हैं, जैसे आप गृह विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है, समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। तो मानव विकास होता क्या है एक्चुअली, तो मानव विकास का मतलब होता है देखिए किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में, भावनात्मक क्षमता में, आर्थिक क्षमता में, ठीक है, और सामाजिक क्षमता में जब वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति उसमें परिपक्व हो जाता है, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति का मानव विकास हो गया।
देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बढ़ोतरी होती है और उसमें वह परिपक्व होता है। यानी देखिए, कोई भी मानव विकसित तब कहा जाएगा जब वह अपने शरीर से स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो और उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो। भावनात्मक का मतलब हो गया कि वह किसी की दुख दर्द पीड़ा को समझे और उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहे, और समाज में किस प्रकार से लोगों से मिलजुल कर रहना है, सामाजिक कार्यों में लोगों का योगदान करना है। तो ये सारी जब उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी तब कहा जाएगा कि मानव विकसित हो गया। इस प्रक्रिया में देखिए कई चरण शामिल होते हैं, यानी ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं किसी एक पर्टिकुलर एज में नहीं होती। ये क्या होता है कि जब बालक जन्म लेता है तब उसके अंदर ये सभी क्रियाएं जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और एक ऐसी स्टेज आती है जब वो इन सब चीजों में पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें वह कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है। देखिए, इसमें शिशु अवस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की अवस्थाएं आती। यानी ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर पूरी उम्र बीत जाने तक पूरी तरह से डेवलप होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी उम्र बीत जाती है, उनके अंदर इन सब में से बहुत सारी चीजें नहीं होती। तो ये चीजें मानव विकास कहलाती। देखिए, इन सभी चरणों में व्यक्ति की सोच, समझ और सामाजिक कौशल में बदलाव। इन सभी चरणों में व्यक्ति की किसी प्रकार की सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, सामाजिक कौशल कैसा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब देखिए, मानव विकास का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में, जीव विज्ञान में और गृह विज्ञान विषय में भी करते हैं। आप देखिए, जो 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें देखिए मानव विकास के कुछ आयाम प्रस्तुत किए गए थे और वो आयाम देखिए कौन कौन से। देखिए, 3 नए मापक आयाम प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला क्या था, देखिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको अभी मैंने बताया कि जिसको MPI के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखिए मापक आयाम जो है वो लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसको जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, जैसे GII। और तीसरा जो आयाम है वो देखिए असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, जिसको द इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए इसको क्या होगा, IAHDI। ठीक है, ये 3 जो मापक आयाम प्रस्तुत किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे, तो UNDP के द्वारा, उसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य। ठीक है, आप देखिए आते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI के नाम से जाना। देखिए, मानव विकास के बारे में सबसे पहले बताया किसने, या किसने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और जारी की जानी चाहिए। तो देखिए, इसकी जो संकल्पना थी, सबसे पहले एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिनको महबूब उल हक के नाम से जाना जाता है, तथा भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों लोगों ने ही सबसे पहली बार विश्व में मानव विकास रिपोर्ट की बात कही और इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करने के लिए इन्होंने ही संकल्पना प्रस्तुत। इस सूचकांक में देखिए जो मापक मूल्य होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है, यानी इसमें एक इंडिकेटर बनाया गया है जिसमें 0 से माप शुरू होती है और 0.1, 0.12 ऐसे करते 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 1 तक रैंकिंग होती है। ठीक, देखिए जिस देश का सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास की श्रेणी में उतना ही अधिक ऊपर होता है।
यानी देखिए इस सूचकांक में जिसका पॉइंट ज्यादा रहेगा वो उतना विकसित माना जाता है। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया। देखिए 1990 में इसको पहली बार प्रस्तुत किया गया और उस समय जब इसको प्रस्तुत किया गया था तो देखिए 3 आयामों को इसमें शामिल किया गया था। देखिए मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित 3 आयामों डायमेंशंस तथा सूचकों इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, यानी जब किसी देश का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाएगा तो वहां के जो बच्चे हैं वहां उनके जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, यानी वो लोग जन्म जब ले रहे हैं तो वो उस समय उनके कितने वर्ष तक जीवित रहने की प्रत्याशा की जाती है। एक चीज ये हो गया, यानी ये कब होगा, जब वहां स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों को पौष्टिक चीजें खाने पीने को मिलती होंगी, तो जो बच्चा जन्म लेगा वह स्वस्थ रहेगा और जन्म लेने वाली जो उसकी माता रहेगी वो भी स्वस्थ रहेगी, तो इसलिए वो लोग ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, कोई बीमारी नहीं, और बीमारी होती भी है तो उसको इलाज उचित रूप से मिल जाएगा तो बीमारी उनकी दूर हो जाएगी। दूसरा चीज देखिए क्या है, ज्ञान। इसका मतलब कि इसमें शिक्षा को शामिल किया जा रहा है, स्कूल के औसत वर्ष तथा स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, यानी कोई बालक स्कूल में औसतन कितने वर्ष तक पढ़ता है और उस वर्ष के दौरान उसकी स्कूल में उपस्थिति कितने दिन तक होती है। यानी जैसे देखिए मान लीजिए किसी ने क्लास 1 से पढ़ना शुरू किया और उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ा, तो उसने नाम तो हुआ कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, लेकिन उसके दौरान उसने स्कूल या कॉलेज में कितने दिन बिताए ये भी देखा। उसके बाद देखिए जो तीसरी चीज है वो जीवन स्तर है, यानी वहां के लोगों का जो लाइफ का जो लेवल है, यानी उनके जीवन यापन की, उनके जो रहन सहन खान पान का औसत कितना है, उसका लेवल क्या है, वो किस प्रकार से खाते हैं, कौन सी चीजें खाते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, उनके पास क्या क्या संसाधन मौजूद हैं, क्या क्या भौतिक वस्तुएं मौजूद हैं, इन सारी चीजों का निर्धारण होता है जीवन स्तर से। और ये देखिए कैसे होता है, वो वहां के लोगों की सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर होता है, यानी वहां के लोग कितना कमाते हैं और वहां के लोग जितना कमाते हैं तो उसी आधार पर उस देश की सकल राष्ट्रीय आय भी मापी जाती है कि कितना पूरे देश के द्वारा इनकम जनरेट। अब देखिए ये जो सूचकांक है, देखिए यूएनडीपी द्वारा ऊपर बताए गए 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को एक की स्केल, अर्थात देखिए मैंने भी बताया 0.001 से लेकर 1 तक के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत विश्व के सभी देशों में हो रहे मानव विकास को सुनिश्चित किए गए पैमाने के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गित किया जाता है। अब देखिए जो रैंकिंग दी जाती है 4 श्रेणी बनाई जाती है कि कौन से बहुत ज्यादा विकसित देश हैं, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है और कौन निर्धन। तो देखिए 4 श्रेणी बना दी जाती है। इसमें देखिए जो पहली श्रेणी होती है उसको अति उच्च मानव विकास वाले देश, यानी ऐसे कैटेगरी जिसमें जिस देश का मानव विकास बहुत ऊंचा है उसको शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए 0.800 या उससे अधिक जिसका रैंक होता है वो इस कैटेगरी में आता है। दूसरा देखिए क्या है, उच्च मानव विकास वाले देश। इस कैटेगरी में देखिए वे देश आते हैं जिनका मानव विकास जो ग्रेडिंग है, रैंकिंग है 0.770 से 0.79 के बीच होती है। उसके बाद देखिए मध्यम मानव विकास वाले देश आते हैं जिनकी देखिए 0.550 से 0.669 तक ग्रेडिंग होती। हमारा देश भारत देखिए इसी के अंतर्गत आता है। और चौथा जो है निम्न मानव विकास वाले देश हैं, इनका देखिए 0.550 से कम, यानी इनको एकदम निर्धन देश के रूप में जाना जाता है।
अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी मानव विकास से ही संबंधित है, जिसको देखिए जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है। ठीक, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। यह सूचकांक देखिए वर्ष 1976 में मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया था। देखिए मॉरिस डी मॉरिस नामक एक अर्थशास्त्री थे, जिनके द्वारा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको PQLI के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत किया गया था। इस सूचकांक में देखिए विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 1 से 10 तक सूचकांक प्रदान किए। यानी इसमें देखिए जो देश हैं उनकी जो रैंकिंग होती है 1 से लेकर 10 के बीच में की जाती है, और उसी के आधार पर उनको विभिन्न प्रकार के उपलब्धियां जो होती हैं उसी के अनुसार उनको इंडिकेटर प्रदान किया जाता है। अब यह जो सूचकांक है देखिए, यह भी निम्नलिखित चरों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए आपने देखा कि वहां पर 3 चर थे, उसी प्रकार यहां भी देखिए 3 चर हैं। सबसे पहला क्या है? साक्षरता। दूसरा देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है शिशु मृत्यु दर। देखिए वहां भी था कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। यहां पर देखिए क्या है कि साक्षरता, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, यानी कौन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कितने समय तक जीवित रहे, यानी शिशुओं की संख्या जन्म के समय कितनी, यानी जन्म लेते ही मर जा रहे हैं कि जन्म लेने के बाद जीवित रह रहे हैं। और दूसरा कि जन्म के समय उनकी कितनी जीवन प्रत्याशा, कि 65 साल तक जिएंगे, कि 60 साल तक जिएंगे, कि 70 साल तक जिएंगे। ये 3 चीजें इसमें शामिल है। और साक्षरता में जो वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, महिला पुरुष दोनों। ठीक, देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। PQLI बराबर होता है 1/3 LEI प्लस BLI प्लस IMI। अब देखिए इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। LEI का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ठीक है, और BLI का मतलब होता है मौलिक साक्षरता सूचकांक, और IMI का होता है शिशु मृत्यु सूचकांक। यानी इन तीनों सूचकांकों को शामिल करके जोड़ दिया जाएगा और उसी का 1/3 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ठीक, अब देखिए इन्हीं से संबंधित, मानव विकास से ही संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है क्रय शक्ति समता, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको देखिए शॉर्टकट में PPP कहा जाता है। इसके आधार पे भी देखिए बताया जाता है कि कौन से देश के लोग विकसित हैं, विकासशील हैं या एकदम पिछड़े हुए। यदि PPP जो है दर बहुत अच्छी होती तो कहा जाता है कि इस देश के लोग विकासशील हैं या विकसित हैं या विकास की प्रक्रिया में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देखिए यह जो कॉन्सेप्ट था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकसित किया गया। देखिए यह किसी अर्थव्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति किसी अन्य अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आकलित करते। देखिए इसमें किया क्या जाता है कि 2 देशों की तुलना की जाती है, एक विकासशील देश और एक विकसित देश। इसमें देखा जाता है कि जो विकासशील देश है वहां की जो मुद्रा है, वहां के मुद्रा यानी पैसे के द्वारा किसी विकसित देश के मुद्रा की तुलना में कितने वस्तुओं की खरीद की जा सकती है। जैसे इसमें देखिए कि मैंने जैसे देखिए बता रहा हूं कि एक जैसे मान लीजिए एक टोकरी है, इसमें विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए, ठीक है। इस टोकरी में रखे हुए सामान को एक देश की मुद्रा के द्वारा खरीदा जाएगा जो विकासशील देश है, और एक दूसरे देश की मुद्रा के द्वारा खरीदा जाएगा जो विकसित देश है। तो इसमें देखा जाता है कि इन देशों में से किसकी मुद्रा के द्वारा ज्यादा सामान को खरीदा जा सकता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा वस्तुओं को ज्यादा खरीद सकता है या खरीदने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है, तो कहा जाता है कि उसका परचेजिंग पावर जो पैरिटी है बहुत अच्छी है या बहुत बेहतर है। देखिए इसको देखिए वर्तमान में किसके रूप में गणना किया जाता है, इसको अमेरिकी डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर के रूप में गणना किया जाता है। देखिए
इसकी गणना हेतु एक विनिमय दर निकाली जाती है, एक्सचेंज रेट, जिसको देखिए विनिमय को कहा जाता है एक्सचेंज रेट ER। इससे पता चलता है कि इसकी दर कितनी। देखिए इसमें देखा जाता है कि कुछ निश्चित वस्तुओं की टोकरी को $, कितने में खरीदता है और उसी टोकरी को संबंधित देश की मुद्रा द्वारा कितने मूल्य में खरीदा जाता। अब आपको पता है, आप लोग देखते हैं, मैं बताऊंगा कि विभिन्न प्रकार के देशों की मुद्राओं का इस समय वैल्यू कितना है। जैसे देखिए इस समय पूरे दुनिया में डॉलर जो है एक्सेप्टेड किया जाता है और डॉलर देखिए हमेशा घटता बढ़ता रहता है इसका वैल्यू। और देखिए इसका वैल्यू जो है इस समय हमारे भारतीय रुपए में लगभग 82 रुपए है। ठीक है, यानी $1 जो है हमारे देश की मुद्रा के 82 रुपए के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार अनेक देशों में इसका वैल्यू कम ज्यादा होता रहता है। तो उससे यानी $1 से कोई वस्तु कितनी खरीदी जा सकती है और हमारे यहाँ कितने रुपए में वही सामान खरीदा जा सकता है, इन सब चीजों के आधार पर ही परचेजिंग पावर पैरिटी की गणना की जाती है। देखिए इन दोनों मुद्राओं की मात्रा को बराबर मानकर विनिमय दर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी देखिए जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए से इस टोकरी के कितने वस्तुओं को खरीदा जाएगा और $100 से इस टोकरी के कितने वस्तुओं को खरीदा जाए। ठीक, तो देखिए इस आधार पर पीपीपी के आधार पर जो अपना देश भारत है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और जीडीपी के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। पहले देखिए पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर अपना देश भारत। ठीक है, और पीपीपी के आधार पर अपना देश तीसरे स्थान, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत। देखिए भारत ने पीपीपी के आधार पर देखिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखा है, जो क्रमशः देखिए चीन 16.4% एवं अमेरिका 16.3% के पश्चात वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% है। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के स्तर पर प्रति डॉलर की अपेक्षा भारतीय रुपए की क्रय शक्ति समानता वर्ष 2011 के 15.55 की तुलना में वर्ष 2017 में बढ़कर 20.65 हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान भारतीय रुपए की अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर 46.67% की तुलना में बढ़कर 65.12% हो गई। देखिए कहा जा रहा है कि भारत की जो पीपीपी दर है वो किस प्रकार से बढ़ रही है। देखिए 2011 में जो 15.55 थी वो 2017 में बढ़ के 20.65 हो गई। उसी प्रकार देखिए जो एक्सचेंज रेट था वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखिए 46.67 की तुलना में 65.12 हो गया। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा देश जो है तीसरे स्थान पर है पीपीपी के मामले। 23 जून 2020 को देखिए विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP के अंतर्गत देखिए संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं परचेजिंग पावर पैरिटी PPS जारी की है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें देखिए विश्व की 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से वर्ल्ड और बैंक और IMF ने PPP के मामले में रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 176 देशों को अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। अब आइए देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट जो लेटेस्ट जारी की गई, यानी अभी हाल फिलहाल में मानव विकास रिपोर्ट HDR 2023-24 जारी की गई है और इसमें दुनिया के देशों का क्या स्थान है, उनकी रैंकिंग किस प्रकार से है। तो देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की
वैश्विक मानव विकास सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका टाइटल देखिए, शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो यानी ये इसका शीर्षक है इस रिपोर्ट का। ये देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए अपने देश भारत को 0.664 अंक दिए गए हैं। इससे भारत देखिए मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। अभी मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया कि इसकी 4 श्रेणियां बताई गई हैं, तो अपना देश जो है तीसरी श्रेणी जो है उसी में आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 193 देशों और क्षेत्रों में 134वें स्थान पर है। देखिए 193 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हमारा देश 134वें स्थान पर। देखिए वर्ष 2022 में भारत का जो मानव विकास मूल्य बढ़कर देखिए 6.44 हो गया था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कम हो गया। पहले देखिए हमारा 132वां स्थान था, अभी 134वां स्थान। देखिए मानव विकास से जुड़ी जो सूचकांक से महत्वपूर्ण कुछ और खास बातें हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस वर्ष का जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, उसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के पड़ोसी देश मानव विकास सूचकांक में भारत से आगे हैं, कुछ 1-2 देश जो है थोड़ा सा पीछे है। जैसे देखिए इसमें श्रीलंका जो है 78वें स्थान पर है। ठीक है, चीन 75वें स्थान पर है, भूटान देखिए 125वें स्थान पर है, बांग्लादेश 129वें स्थान पर है, नेपाल 146वें स्थान पर है और पाकिस्तान 164वें स्थान पर है। तो यानी भारत से देखिए नेपाल और पाकिस्तान जो है नीचे हैं, बाकी ये लोग जो है भारत से ऊपर है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार यूएनडीपी ने मानव विकास को मापा, मानव विकास को मापने के लिए उन्होंने किन किन आयामों को शामिल किया और आर्थिक विकास को किस प्रकार यूएनडीपी ने डिफाइन किया है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने क्लास में देखी। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अभी हाल फिलहाल में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।